Hello friends, hope you all are fine. One more video. आज मैं मेरे एक बहुत ही पसंदीदा अभिनेता, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स, विनोद खन्ना जी के ऊपर ये वीडियो कर रहा हूँ। विनोद खन्ना जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उनके जैसे हैंडसम, उनके जैसा टैलेंटेड, फुल पैकेज ऐसे हीरो शायद ही कम आए हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। उनको सिर्फ एक हीरो कहना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत उम्दा एक्टर भी थे वो, जो हर तरह के रोल कर लेते थे। लेकिन अक्सर उनके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वो जहाँ पे पहुँच सकते थे वो वहाँ पर पहुँचे नहीं। वो शायद बहुत बड़े सुपरस्टार बन सकते थे, बन नहीं पाए। तो आज हम लोग थोड़ा सा उस बात के ऊपर हम लोग जाएंगे, उस बात को हम लोग डिकोड करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि ये सब बातें कितनी सच हैं और कितनी। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि जिससे जो लोग एक्सपेक्टेड होते हैं कहीं पे पहुंचने के लिए और वो लोग वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक पूरा कंजेक्चर्स का और एक पूरा एक दौर सा चल जाता है इस तरह की बातों का कि अरे अगर वो होता तो क्या होता, अगर वो सुपरस्टार होता या वो प्राइम मिनिस्टर होता या ये होता तो क्या होता। तो कोई नहीं जानता क्या होता। हाउ कैन वी बी सो श्योर। लेकिन विनोद खन्ना साहब एक ऐसे कलाकार थे कि उनके अंदर वो सारी संभावनाएं थी। ये इतना कहने के बावजूद भी मैं इस बात को कहूँगा कि जब उन्होंने फिल्में छोड़ी तब ऑलरेडी वो एक बहुत अच्छी और एक 10 साल की पारी खेल चुके थे और वो अपने करियर के पीक पे थे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो जो पीक था, वो जो उनके करियर का पीक था, वो भी क्या उस ज़माने में मतलब अमित जी के लेवल का पीक था, धर्म जी के लेवल का पीक था, या उससे ऊपर भी वो जा सकते थे। ये देखते हैं हम आज इस वीडियो में, एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब लोगों को पता ही है कि उन्होंने करियर की स्टार्टिंग सपोर्टिंग रोल्स में से की और छोटे रोल्स थे, कुछ नेगेटिव शेड के रोल्स भी थे। और जैसा कि होता है कि एक एक्टर को अपनी जगह बनाने में, और शायद वो लेट 60s में उनकी एंट्री हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री में। 2-3 साल उनको लग गए अपनी जगह बनाने में और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस बनाने में और अपने आप को टू फाइंड हिज बेयरिंग्स एज वी से इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड मोर एज एन एक्टर, एक एक्टर के तौर पे अपनी बेयरिंग्स को। तो उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जो रोल यादगार हो गए, 1-2 रोल तो कल्ट भी हो गए। मेरे अपने में उनका किया हुआ किरदार गुलजार साहब की मेरे अपने मेमोरेबल है, लोग आज भी याद रखते हैं उनका, और शत्रुघ्न सिन्हा जी का किया हुआ किरदार। मेरा गांव मेरा देश में उनका किया हुआ डाकू जब्बर सिंह, शोले के गब्बर सिंह की इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी और बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी और सटल भी थी। विनोद खन्ना जी के साथ एक बात थी कि वो कभी भी बहुत चीज़ें ना ओवर एक्टिंग नहीं करते थे। वो हमेशा उनकी परफॉर्मेंस एक अंडर प्ले के लेवल पे ही होती थी। तो ये उनके थ्रू आउट करियर में ये बात देखी जाती थी कि वो कमर्शियल फिल्मों और कमर्शियल फिल्म मेकर्स के साथ काम करने के बावजूद उनकी लेवल ऑफ एक्टिंग काफ़ी नेचुरल रखती थी, अनलेस एंड अनटिल की सिचुएशंस ही उस ज़माने की कमर्शियल फिल्मों में जो अननेचुरल हो जाती थी। तो विनोद खन्ना साहब की पॉपुलैरिटी इन सब कैरेक्टर्स की वजह से
और इन फिल्मों की सफलता की वजह से बहुत ऊपर बढ़ गई थी और डिमांड आने लगी थी कि अब वो हीरो बने, और फिर उन्होंने एज अ हीरो बनना स्टार्ट किया। तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे अच्छी चली थी, प्रकाश मेहरा जी की हाथ की सफाई। इस फिल्म ने मेन स्ट्रीम में विनोद खन्ना जी को एज अ हीरो इस्टेब्लिश कर दिया था। और विनोद खन्ना साहब की एक बात और थी कि वो ऑफ बीट फिल्म मेकर्स के साथ भी काम किया करते थे जो एकदम ही कमर्शियल दायरे में नहीं आते हों। तो गुलजार साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया। ऐसे ही उनकी एक फ़िल्म थी अचानक, जिसमें वो एक नेवी ऑफिसर बने हैं और वो नानावटी फेमस केस जो बाद में अक्षय कुमार ने भी फिल्म बनाई थी रुस्तम, उसके ऊपर थी। इस तरह की फ़िल्मों ने उनको और पॉपुलैरिटी दी और वो ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे स्क्रीन पे, जैसे जैसे वो और मैच्योर हो रहे थे, और उनको वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब भी धर्मेंद्र जी के बाद अगला उन्हीं को ही खिताब दिया गया है। और मल्टी स्टारर फिल्म्स का ज़माना आ रहा था। ऐसे हीरो कम थे जो अमिताभ जी के आगे या धर्मेंद्र जी के साथ वो बैलेंस प्रोवाइड कर सकें, वो टक्कर प्रोवाइड कर सकें, वो कंपटीशन प्रोवाइड कर सकें, ऑडियंस को वो थ्रिल प्रोवाइड कर सकें। तो विनोद खन्ना उसमें सबसे आगे थे। और सबको पता है कि उन्होंने अमित जी के साथ बहुत सारी फिल्में की। इसमें से कुछ फिल्में मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा ऑथर बैक्ड रोल वो विनोद खन्ना जी का था। उसमें से एक फिल्म मुझे लगती है परवरिश। परवरिश में मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम अ डायरेक्टर्स एंड राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो ऑथर बैक्ड एक रोल होता है, जो फिल्म का बेस्ट रोल था वो विनोद खन्ना जी का था। और वाकई कुछ सीन्स में उन्होंने आउटशाइन किया भी था सबको, और वो अच्छा कर गए थे। और शायद इसी फिल्म से फिर वो चर्चाएं स्टार्ट हो गई थी कि वो अब सुपरस्टार अगले वो बनने वाले हैं। ऐसे ही मैं हेरा फेरी में भी मानता हूँ कि हेरा फेरी कॉमेडी थी और सारी चीज़ें थी। विनोद खन्ना जी कॉमेडी भी अच्छी करते थे। तो हेरा फेरी में भी मुझे लगा था कि उनका ही रोल अमित जी के रोल से ज़्यादा बेटर है। और एक और फिल्म थी ऐसे ही, खून पसीना, जिसमें ऐसा लगता है कि विनोद खन्ना जी का आप उसमें स्पेशल अपीयरेंस बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि उनका रोल ज़्यादा ऑथर बैक्ड रोल है, ज़्यादा पंचेस का रोल है, ज़्यादा तालियों का रोल था। लेकिन आगे की फ़िल्मों को हम जैसे देखते हैं, इनफैक्ट मुकद्दर का सिकंदर में वो ऑलमोस्ट एक सपोर्टिंग किरदार में नज़र आते हैं। और अमर अकबर एंथनी में भी हालांकि उनका ही टाइटल उन्हीं से स्टार्ट होता है, लेकिन फिल्म में अमिताभ बच्चन और दूसरी चीज़ें ज़्यादा हावी हो गई थी, एंटरटेनमेंट पोर्शंस ज़्यादा हावी हो गए थे। और तो आगे की फ़िल्मों में हमको उस तरह की चीज़ कम देखने को मिलती है। और शायद विनोद खन्ना जी ने उस तरह की फ़िल्में करना कम कर दिया था, या उन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया था कि अब मुझे छोड़ के जाना है। तो वो उनका आगे चल के नसीब जैसी फ़िल्मों में, सुहाग जैसी फ़िल्मों में अमित जी के साथ वो कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया। लावारिस जैसे ऐसे फिल्मों में तो दूसरे एक्टर्स उनकी जगह ले चुके थे। देखिए, एक बात मैं ये कहता हूँ कि विनोद खन्ना जी के करियर को जब मैं पूरा देखता हूँ तो जो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो मिसिंग चीज़ें ये हैं कि जैसे कुछ एक सोलो हिट्स होती हैं, और उसमें से अगर कुछ सोलो हिट्स या कुछ कैरेक्टर्स कल्ट बन जाएं, जैसा कि जंजीर थी, दीवार थी, इस तरह की अगर कोई फिल्म आपके करियर में ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको एक सुपरस्टार कहना या सुपरस्टार बोलना। सक्सेसफुल फिल्म्स देना एक अलग बात है, लेकिन जब तक आप बॉक्स ऑफिस सक्सेस विद अ कल्ट स्टेटस और मोस्टली सोलो हिट्स नहीं देंगे, जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो, लोग उसके डायलॉग्स बोलें, वो कैरेक्टराइजेशन हिट हो,
वो फिल्म एक क्लासिक के उसमें श्रेणी में आए, उसका मैक्सिमम क्रेडिट आपको, तो वो उस तरह की फ़िल्में विनोद खन्ना जी के साथ कम थी। अमिताभ बच्चन जी के पास कुछ फिल्में ऐसी मल्टी स्टारर होते हुए भी पूरा क्रेडिट और पूरा उन्हीं के साथ था। दीवार उन्हीं की फ़िल्म थी, जंजीर भी उन्हीं की फ़िल्म थी, मुकद्दर का सिकंदर भी उन्हीं की फ़िल्म थी, और आगे चल के तो खैर वो वन मैन शो हो ही गए थे। तो इस तरह की फ़िल्में विनोद खन्ना जी के करियर में काफ़ी मिसिंग है, और उनका जो मैक्सिमम हिट काम है, सुपर डुपर हिट जो काम है, वो मल्टी स्टारर्स में था, जहाँ उन पे मेन फोकस नहीं होता था, डिवाइडेड होता था। लेकिन कैसे भी सीन्स हों, वो इमोशनल सीन्स हों, वो कॉमेडी सीन्स हों, वो फाइटिंग के सीक्वेंसेस हों, कभी ऐसा नहीं लगता था कि विनोद खन्ना जी किसी से 19 पढ़ते थे। और जब मैं किसी से बोल रहा हूँ तो कोई मामूली किसी से सामने नहीं होते थे, वो धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे ही कोई होते थे, जो खुद अपने आप में बहुत बढ़िया ऑलराउंडर होते थे। उनकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे स्टंट्स, कलाबाजियाँ वो खुद किया करते थे, आप देख सकते हैं पुरानी बहुत सारी फिल्मों में। लेकिन एक बात और मैं उनके करियर में बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी फिल्में आती थी उनकी जब वो अपने पीक पे भी थे, जिन फिल्मों की स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं होता था, उनका प्रेजेंटेशन भी उतना अच्छा नहीं होता था जब वो खासकर एक सुपरस्टार स्टेटस पे पहुंच रहे थे। शायद वो उतने चूज़ी नहीं थे जितने होने चाहिए थे, जैसे जिस तरीके के अमिताभ बच्चन चूज़ी थे, जिस तरह की फिल्में वो चूज़ करते थे और हर चीज़ पे अपना कंट्रोल रखते थे और देखते थे कि किस तरह की क्या चीज़ बन रही है। एक तो ये बात थी। दूसरे, विनोद खन्ना जी के कोई लॉयल उस समय के सुपरस्टार डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स नहीं थे जो उनको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे थे। जैसे अमित जी को यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, ये लोग कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे थे, ऋषिकेश मुखर्जी, ये लोग कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे थे। लेकिन विनोद खन्ना जी के साथ ऐसा कोई नहीं था जो उस समय का सुपरस्टार डायरेक्टर हो, जो उनको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा हो कि नहीं, हमको इनको लेके जाना है। इनमें से बहुत सारे लोगों की फ़िल्मों का पार्ट विनोद खन्ना भी हुआ करते थे, लेकिन वो एक फिर वही एक मल्टी स्टारर सेटअप में होता था पूरा मामला। तो इस तरह से 80s आते आते तक तो उन्होंने शो छोड़ दिया था और सिर्फ अपनी फिल्में ही कंप्लीट कर रहे थे। इनमें से एक दो पॉइंट और हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, उस ज़माने में एक्टर्स बहुत सारी फ़िल्में किया करते थे, एक साल में लोगों की 7-7, 8-8 फिल्में भी आया करती थी। और उस दौर में मैक्सिमम फिल्में जो विनोद खन्ना जी ने की, उसमें से जो ज़्यादा फिल्में चली और जो फिल्में आज भी लोगों को याद हैं, वो मल्टी स्टारर्स ही थी। और सोलो हिट फिल्में जैसे कि इनकार वगैरह थी, और एक दो और फिल्में ऐसी थीं जो चली थीं। इम्तिहान भी एक ऐसी फिल्म थी, लेकिन जो क्रेडिट और जो स्टेटस मिलना चाहिए था उन फिल्मों को, वो उन फिल्मों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिला, उस समय नहीं मिला। और फिर जब उन्होंने, विनोद खन्ना जी ने अपना कमबैक किया 5 साल बाद, तो बड़ी अजीब सी बात है कि ऑलमोस्ट ये 2 फिल्में जो उनकी आई थीं, इंसाफ और सत्यमेव जयते, ये दोनों फिल्में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रिलीज़ हुई थी और दोनों फिल्में हिट हुई थी। और इन दोनों फिल्मों के हिट होने के बाद विनोद खन्ना जी फिर से आ गए थे इंडस्ट्री में, और लोगों को लगने लगा था कि अभी मामला उल्टा चल रहा है, क्योंकि अमिताभ ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे थे, उन्होंने फिल्में करना बहुत कम कर दिया था। लेकिन फिर विनोद खन्ना जी ने शायद वही गलतियाँ की जो उन्होंने करियर के पहले फेज़ में की थी, कि उन्होंने बहुत फिल्में साइन कर ली, कुछ अच्छी थीं, कुछ बुरी थीं, कुछ एवरेज थीं, कुछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थीं, और मल्टी स्टारर्स बहुत सारी थी। तो वो जो उनको एक इनिशियल बूस्ट, एक इनिशियल सक्सेस मिला 86, 87 में आने के बाद, वो 2 ही 3 साल में ख़त्म हो गया। और अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ और दूसरे एक्टर्स, सनी देओल और संजय दत्त, ये लोग ज़्यादा ऊपर बढ़ने लगे। और थोड़ा सा 90s की तरफ आते होते विनोद खन्ना जी अक्सर ऐसे एक्टर्स को या फिर चांदनी जैसी फिल्मों में एक सपोर्टिंग रोल में ज़्यादा दिखने लगे, या
नई जनरेशन को सपोर्ट करते हुए ज़्यादा दिखने लगे। और जो जिस तरह की फ़िल्में अगर चलती तो शायद उनको सोलो फिल्में और आती, जैसे कि दयावान नाम की एक फ़िल्म थी, वो उतनी नहीं चली जितनी एक्सपेक्टेड थी, तो वैसी और फिल्में बनी नहीं। तो अच्छा था विनोद खन्ना जी के साथ सेकंड फेज़ भी, उसमें भी काफ़ी हिट फिल्में थी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कहनी होगी कि उनका करियर और अच्छे और ऊंचाई पे जा सकता था। और एज एन एक्टर तो उनका पोटेंशियल कोई, मैं इस बारे में कहने लायक हूँ भी नहीं। उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं, बाद में भी कमर्शियल फिल्में करते हुए भी वो रिहाई जैसी और लेकिन जैसी ऑफ बीट फिल्में किया करते, तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हमेशा अपना मेटल प्रूव किया एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर। बाद में तो सबको पता है वो पॉलिटिक्स में चले गए, और फिर अक्षय खन्ना को इंट्रोड्यूस करने के बाद उनका शायद इंटरेस्ट भी नहीं रहा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप उनका करियर ग्राफ देखिए तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सक्सेसफुल, और अनडाउटेडली सुपरस्टार।